हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार एसआई और यूपी एसआई के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा सेट्स मिल जाएगा। ये वीडियो आपको रोजाना 8:30 बजे रात को मिलती है, जिसमें 50 MCQ कवर किया जाता है और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी सेट लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहेगा। तो देखिए, छोटा सा टॉपिक मैं दे रहा हूँ। पॉलिटी में बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लीजिएगा। रिविजन्स के तौर पर एक छोटा सा टॉपिक है मानव रोग, और ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है तो इसको बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें टॉपिक वाइज सीरीज़ में, तो प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियों को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स में अगस्त 2020 को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो यही रहने वाला कल का होमवर्क। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर मेरूर शिलालेख। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर मेरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, और जो चौथी संगीति हुई थी कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और वहीं पे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जिसमें हीनयान और महायान संप्रदाय जन्म लिए थे, शाखा ने जन्म लिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग इस अर्थ में हुआ। बताइए, पहले निष्क जो शब्द था इसका प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसका हम कह सकते हैं जो प्रयोग हुआ सिक्का के रूप में, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो निष्क शब्द था, यहाँ पे आभूषण देख रहे हैं, वो कहाँ का आभूषण था। तो ये गला का आभूषण था, ठीक है, गले का आभूषण हुआ करता था। वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग होता था, किंतु हम कह सकते हैं कि परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मलिमत समिति किससे संबंधित है। मलिमत समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसे प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो RTA 2005 से संबंधित जो भी पॉइंट्स है आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि RTA अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, RTA अधिनियम जो है वो 15 जून 2005 को पारित हुआ था, जबकि इसको पूरी तरह से लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरी तरह से लागू हुआ था, ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कि प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया था, तो वजाहत हबीबुल्ला यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। बताइए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1909 था, भारत परिषद अधिनियम 1909 कह सकते हैं, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। तो इसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको पता है कि वित्त आयोग का संबंध जो है वो आर्टिकल 280 से, यानी कि 280 से, और प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति जो कि वित्त आयोग के गठन करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि केंद्र करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता सिद्धांत निर्धारित करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या जो सरयू नदी कह सकते हैं, जिसको हम लोग घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में हम लोग ग्रीनलैंड को जानते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी आता है, और थर्ड नंबर की बात करें तो बोर्नियो आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ग्रीनलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध के रूप में हम लोग हीराकुंड बांध को जानते हैं, जबकि सबसे ऊंचा बांध के रूप में हम लोग टिहरी बांध को जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इंदिरा गांधी बांध की बात करें तो सिंचाई नहर है, यानी इंदिरा गांधी जो सिंचाई नहर है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई नहर के रूप में जाना जाता है।
टिहरी बांध से पहले भाखड़ा नांगल बांध ही हुआ करता था सबसे ऊंचा बांध, जबकि टिहरी अब यहाँ पे सबसे बड़ा बांध माना जाता, सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत उत्तर हमें बताना है। ठीक है, चारों में से कौन सा गलत है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि हमजनामा मुगल चित्रों का मुख्य विषय था। देखिए, मुगल चित्रों का मुख्य विषय हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक प्रकार का हम एक कह सकते हैं कि हमजनामा जो था वो मुगल शासन के संबंध में एक प्रकार का चित्रों का संग्रह हुआ करता था। ठीक है, एक तरह से हम एल्बम कह सकते हैं। इसमें 1200 से अधिक जो कि चित्रों का इसमें संग्रह किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुख्य विषय नहीं कह सकते, चित्रों का मुख्य विषय कोई ये नहीं था, इस वजह से ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं कि तानसेन अकबर के दरबार का एक महान संगीतकार थे, नवरत्नों में से एक थे। अबुल फैजी की बात करें तो ये महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से भी किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दारा सिकों ने भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और जो 30 सदस्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केशवानंद भारतीवाद। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मत देने का अधिकार जो वो कब प्राप्त हुआ था भारत में पहली बार। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था उसके तहत 1926 में, ठीक है, 1926 में मताधिकार का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इसको कहीं कहीं सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। और हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी, और ऑप्शंस में जो कि मंथ पूछा गया था, इस वजह से आपको मंथ याद रखना है। ठीक है ना, तो 16 अगस्त 1932, ये ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को इन्होंने ये पेश किया था या फिर घोषणा किया था कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, रैमसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। देखिए, अगर बात करें फ्री हिंदुस्तान, तो फ्री हिंदुस्तान के साथ तारकनाथ दास संबंधित है, ए का 2 के साथ, तो 2 जगह पे मिल रहा है। उसी तरह से गुलामगिरी की बात करें तो गुलामगिरी के संबंध में ज्योतिबा राव फुल्ले का संबंध होगा, बी का 3 के साथ, तो बी का 3 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की बात करें तो इनका संबंध किससे होता है, प्रफुल्ल चौकी के साथ, ये ध्यान रखिएगा। और अलीपुर बम कांड के साथ अरविंद घोष का संबंध था, तो ये अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किस अधिनियम के तहत, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये बात कही गई है। साथ ही हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 जो था वो राज्य पुनर्गठन आयोग से भी संबंधित था, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया था। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये बात कही गई है कि एक राज्य में एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो फिलहाल तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों का क्रम क्या है। यहाँ पे प्रतिशत की अकॉर्डिंग बात की जानी है। चलिए देखिए, आपको पता है कि वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। पिछली बार ये 2019 में जारी की गई, अभी तक 2021 में जारी नहीं की गई है, और जब तक ये जारी नहीं होता तब तक हमारा 2019 के ही अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है ना, तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग बताइए। और मैंने आपको आज छोटा सा एक वीडियो बनाया था और बताया भी था कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्यों का क्रम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्यों का क्रम इस तरह से था, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया था, तो ये याद रखना है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग में राज्यों का सही क्रम क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यानी कि 3-2-1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 3-2-1 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और इसका एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ, मैंने आपको इसका वीडियो दिया था, तो मैं बोला था कि एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग प्रतिशत के अकॉर्डिंग ट्रिक देखेंगे, तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यदि कोई देश अन्य देशों से व्यापार नहीं करता है तो उसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? कोई अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं की जाती है तो उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि सिरका, जिसको विनेगर भी कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड, तो ये चींटियों के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक, चींटी के डंक में। और साथ ही साथ बेंजोइक अम्ल की बात करें तो ये जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसके संरक्षण के लिए इसका किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाने की जो घोषणा की गई थी गुजरात के द्वारा की गई थी, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निसर्ग तूफान का नाम किस देश ने दिया था? निसर्ग तूफान हाल ही में आया हुआ था, तो इसका नाम जो किस देश ने दिया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम तेमुचिन, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या है? 1838 में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी? उसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने कराया था? तो ध्यान से पढ़िएगा, चारों में से बताइए कि किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने कराया था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शेरशाह ने यहाँ पे कह सकते हैं कि दिल्ली का किला जो कोहना मस्जिद है, कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने कराया था। ऑप्शन में को टिक करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जौनपुर का अट्टाला मस्जिद की निर्माण किसने कराया था, तो जौनपुर का प्रसिद्ध अट्टाला मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। उसी तरह से गौर की जो बड़ा सोना मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण बंगाल प्रांत के शासक जो थे नुसरत शाह ने कराया था, ये भी याद रखेंगे। और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ये आपको याद रखना ही रखना है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पंचायती राज्य के वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? पंचायती राज्य के वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को कम से कम एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन जो किया गया था 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952 को, तो ये ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसका जो आयोजन किया जाना चाहिए इसकी बैठक, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह का अधिकार प्रदान किया गया है? अपनी इच्छा के अनुसार विवाह का अधिकार जो है प्रदान किया गया, तो सही आंसर होगा आर्टिकल 21। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की विभिन्न श्रेणियों का पदक्रम क्या है? तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार मेंस में पूछा गया था, तो बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सबसे ऊंचा पद में कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री होंगे। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में भारत के 15वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2020 में भारत के 15वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के वेणुगोपाल। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको समझना होगा, जैसे के वेणुगोपाल ने किसका स्थान लिया था, तो इन्होंने जो स्थान लिया था वो हम कह सकते हैं कि मुकुल रोहतंगी का स्थान इन्होंने लिया था, ठीक है। जिनका और ये इनकी यानी कि हम कह सकते हैं इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो कह सकते हैं जून 2017 में, ठीक है। 30 जून 2017 को इनकी नियुक्ति हुई थी और इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जबकि हम कह सकते हैं इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया, यानी 2021 तक ये रहने वाले हैं। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न की परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, यानी परमाणु संख्या को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं। तो परमाणु संख्या को जेड से डिनोट किया था, जबकि परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उसको ए से डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, उसको ए से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा, बताइए, बच्चों के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा किस वर्ष की आयु का हो। तो 7 वर्ष के कम आयु का हो तब उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। इस धारा को हम लोग कहते हैं डॉली इन कैम्पैक्स भी कहा जाता है, डॉली इन कैम्पैक्स भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट यानी कि ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में पूछा गया है। तो धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया जाता है। तो टोटल 8, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राम मोहन के घर में खिड़की से घुसता है। राम निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया, बताइए। राम जो है वो मोहन के घर में खिड़की से घुसता है, तो बताइए कि राम ने कौन सा अपराध किया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंधमारी, ठीक है, सेंधमारी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं हाउस ब्रेकिंग। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि राम द्वारा सेंधमारी या फिर कह सकते हैं कि गृह भेदन का अपराध किया गया, और जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अकॉर्डिंग बात करें तो धारा 445 में इसके बारे में परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए या फिर कितने कार्यों को सौंपा गया। तो 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो भी पंचायती राज्य संस्थाएं उनको टोटल 29 विषय दिए गए, जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन की फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है। बताइए फ्रेंड्स कि फेरेल का सिद्धांत जो किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, फेरेल के सिद्धांत हम कह सकते हैं कि पवन की दिशा से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चापचारकूट, मीमकूट और पालकूट निम्न में से प्रमुख त्यौहार है किस राज्य का। अक्सर आपने चर्चा में देखा होगा चापचारकूट जो त्यौहार मनाया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में पड़ता है और ये कह सकते हैं जंगली हाथियों के लिए फेमस है, ना कि हंगोल के लिए। और हंगोल के लिए दाचीग्राम नेशनल पार्क जो वो फेमस होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। कास्ट स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है। मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। होल्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रिज। ध्यान रखिएगा ब्रिज। और ब्रिज एक प्रकार का कह सकते हैं कि कार्ड्स का खेल है, यानी कि ताश का जो पत्ता होता है उसी टाइप का खेल होता है ब्रिज का खेल। अगला प्रश्न कि उत्तर पूर्व में झूमिंग, मलेशिया में लदांग और ज़ैरे की तराई में इसको मासोले, जो ये स्थानीय नाम दिया गया, स्थानीय शब्द बताते हैं किसके बारे में। तो झूमिंग से ही आपको पता लग गया होगा कि उत्तर भारत में जैसे कि नागालैंड जो इसमें फेमस होता है झूमिंग कृषि के लिए, तो ये एक प्रकार का स्थानांतरीय कृषि का एक रूप होता है, ठीक है, जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें पहला पॉइंट जो कि हड़प नीति, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको स्टार्ट किया गया था, 1848 में स्टार्ट किया था, जिसका पहला शिकार महाराष्ट्र का सतारा हुआ था। तो हम 1848 इसको लिख देते हैं। सेकेंड पॉइंट्स की बात करें बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। उसी तरह से थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति स्टार्ट की थी, जिसको हम लोग ज़मींदारी पद्धति, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो 1793 में। उसी तरह से फोर्थ पॉइंट देखें तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था
तो 1798 में इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से अच्छे से मैच होगा। तो सबसे पहला तो 3 नंबर आएगा, चलो 3 नंबर को रखा, तो 3 नंबर से तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लियाना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जो रचना है वो कालिदास की पहली रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है मालविकाग्निमित्र। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा अंग चूषण करता है? तो हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है यकृत, वही करता है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम जो है वो किस देश में हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की? पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टॉन्सले ने। ठीक है, एजी टॉन्सले जो थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपघटक जो कि मृत उत्पादक और उपभोक्ता का उद्घाटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, मुख्यतः किसके अंतर्गत आते हैं? एक्चुअली यहाँ पे अपघटन कर उन्हें उद्घाटन ही अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अपघटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कवक, जीवाणु। यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक होता है उत्पाद, दूसरा होता है कह सकते हैं उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक। तो अपघटक के अंतर्गत कवक और जीवाणु आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा। करीब आपको उसमें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछ जाते हैं और उससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही साथ क्यूज का क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स करके राइट आंसर दीजिएगा कि क्यू किस खेल से संबंधित है। क्यू शब्द जो किस खेल से संबंधित है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।